Team Sabharwal presents the hottest condo launch in Etobicoke. Introducing Kipling Station Condos by Center Court Developments. This 50-story tower consists of over 500 units, and the units start from the $400,000 range. Kipling Station Condos is only a 5-minute walk from the Kipling subway station, and transportation is at your doorstep with access to TTC Transit, MyWay, Go Transit, and Pearson Airport Express Bus. आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या PK Sabharwal को 647-864-8844 for your first access in this high-demand project, or visit teamsabharwal.com. Once again, welcome to the program. और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं हर वेडनेसडे की तरह. पीके जी, welcome to the program. Thank you very much, Sonam, and very good afternoon to all our listeners. जी सोनम. पीके जी, और शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट. बहुत सारे बायर्स मार्केट में हैं, तो थोड़ा सा बताएं प्लीज. जी, बायर तो नेचुरली मार्केट में आ चुके हैं. मार्केट बड़ी हॉट होनी शुरू हो गई है. मल्टीपल ऑफर में जा रहे हैं. मोर देन आस्किंग प्राइस में घर बिकने शुरू हो गए. ये हमने 3-4 महीने पहले ही बोलना शुरू कर दिया था कि ये स्प्रिंग मार्केट और समर मार्केट इस बार बहुत स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि एक लिमिट होती है हर एक की घर के अंदर बैठने की. अब बायर्स ने भी सोच लिया कि साल हो गया बैठे हुए, मार्च से मार्च आ गया, अब हमें निकलना चाहिए. स्पेशली तब जब उनको ये पता है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है, बल्कि नीचे की तरफ जाएगा. और वो नीचे की तरफ तो खैर बाद में जाएगा, उससे पहले ही बैंकों ने रेट कम करने शुरू कर दिए. आपने देखा होगा सोनम की बैंकों ने फिक्स्ड के रेट कम करने शुरू कर दिए और वेरिएबल के बढ़ाने शुरू कर दिए. इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि वो चाहते हैं कि आप वेरिएबल ना लो, फिक्स लो. क्यों फिक्स लो? क्योंकि उनको पता है कि प्राइम गिरने वाला है. सीधी सी बात है. अगर प्राइम ना गिरने वाला होता, बढ़ने वाला होता, तो आपको वेरिएबल देते. तो आपको ईमेल्स आ रही हैं, लेटर्स आ रहे हैं बैंकों के, किसको फिक्स कन्वर्ट करा लो. इसका मतलब क्या हुआ कि उनको पता है कि आगे रेट गिरेगा, फिक्स में हम अगले 5 साल के लिए बांध लेंगे. ये जो कहते हैं ना कि जी लो आपके बेनिफिट के लिए लेंडर्स काम कर रहे हैं, नहीं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं. बस वो जो है कि ठीक है आपको लोन दिया, काम अपने लिए कर रहे हैं, दिखावा हो रहा है कि हमारे लिए काम कर रहे हैं. वो बात नहीं है. ये दुनिया इसी किस्म से चलती है. तो मैं तो सोनम बिल्कुल रिवर्स चलता हूँ. जब वो बोलते हैं इसको फिक्स करा लो, तो मैं कहता हूँ जी मैं तो अपना वेरिएबल में ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है नहीं क्यों कह रहे हैं फिक्स करने के लिए. और ये सबको पता भी है, इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं. बैंक ऑफ कनाडा मकलन साहब ने भी कहा कि 86,000 की प्राइस में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने, क्योंकि उनको बड़ा क्लियर नहीं कह सकते वो, क्योंकि उनको हर तरीके की ऑप्शन रखनी पड़ती है अपने पास कहने से पहले. तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात बदले तो हमें शायद बढ़ाना पड़े, लेकिन अब तक हालात ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा. और वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और इन द बिगिनिंग हम अपना इन्फ्लेशन जो हम उम्मीद कर रहे हैं वहां तक ले आएंगे 3% और उससे कम, तो इंटरेस्ट नीचे जाने की हम सोच सकते हैं. जी. और आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें स्टूडियोज में कॉल कर सकते हैं. 416-593-0055 है नंबर, या फिर आप 416-910-6000 पे टेक्स्ट कर दें. आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको वी कैन टेक ऑन एयर. जी, मैं सोनम जी यहाँ पर एक आध बातें बताना चाहता हूँ. अगर आप कॉल लेना चाहते हैं ले लें, नहीं तो 1-2 पॉइंट है मेरे दिमाग में. जी सॉरी, एक क्वेश्चन है पीके जी. He said, can you ask him how is the future of Caledonia in Hamilton? Can you please advise how to navigate safely in terms of mortgage? Should get pre-approval first and then put offer and get appraisal done later by bank. It is always a good idea. He said, is it safe to get appraisal done after offer accepted, or put the offer first and then go to bank and then get appraisal done and get pre-approval? Please guide in detail. देखो सिंपल सी बात है सोनम जी. सबसे पहली बात ये है कि पहले तो प्री अप्रूवल लेके ही काम करना चाहिए. आपने देखा कि हमारे ऑफिस में भी ट्रेनिंग में हम हमेशा यही बात करते हैं. जब आपके हाथ में प्री अप्रूवल आ जाती है तो आपकी नेगोशिएशन की पावर बढ़ जाती है. आपकी नेगोशिएशन की पावर बढ़ जाती है. आप क्राउड से आगे निकल जाते हैं और आप उसके अंदर मॉर्गेज जो है वो कंडीशन वेव भी कर सकते हैं. दूसरी बात आई अप्रेजल की. अगर आपको डाउट है अपने रियल्टर के ऊपर या अपने ऊपर कि मैं मार्केट से गलत प्राइस खरीद रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है. अगर आपकी क्लोजिंग विद इन 3 मंथ है, चलो मैं और शुरू करता हूँ. अगर विद इन 1 मंथ है, मुझे डर नहीं है अप्रेजल का. लेकिन अगर आपकी विद इन 3 मंथ है तो हो सकता है मार्केट नीचे थोड़ी सी चली जाए तो आपकी अप्रेजल गलत आ जाए. लेकिन आज की मार्केट ये नहीं कहती, क्योंकि आज मार्केट स्ट्रांग की तरफ जा रही है. लेकिन अगर आपकी अप्रेजल, अगर आपकी क्लोजिंग 6 महीने से ज्यादा है, मैं स्ट्रांगली एडवाइज करता हूं उसमें आप अप्रेजल की कंडीशन डाल के अपने बैंक को बोलिए कि आप अभी अप्रेजल हमारी करा लीजिए. अगर आप एग्रीमेंट के अंदर कंडीशन नहीं भी डालते ना, तो अपने मॉर्गेज एजेंट को कहिए या बैंक को कहिए, क्योंकि क्लोजिंग 3 महीने से ज्यादा है, मैं चांस नहीं ले सकता, मेरी विद इन ए वीक पहले आप अप्रेजल करा दीजिए. क्या होता है कि जब बैंक अप्रेज करा देता है विद इन ए वीक, तो आपने खरीदा आज है, 7 दिन 8 दिन के अंदर आपकी अप्रेजल हो गई,
तो अप्रेज्ड वैल्यू और परचेज वैल्यू के अंदर फर्क आने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं, आप सेफ हो जाते हैं। जब बैंक ने एक बार उसको अप्रेज करा लिया और उसके बाद 2.5, 3, 4 महीने के बाद क्लोजिंग है तो बैंक उसको दोबारा अप्रेज नहीं कराएगा, आप सेफ हो जाते हैं। कैसी लगी आपको ये बात? वंडरफुल है ना, आपने सेव कर लिया। हम लोग सोए रह जाते हैं, बाद में ब्लेम सरकार को या बैंक को या इसको या उसको देना शुरू कर देते हैं। मेरी सिंपल सा लॉजिक है, अगर लॉन्ग क्लोजिंग है 5-6 महीने की, अपने लेंडर को कहिए कि मुझे विद इन ए वीक इस अप्रेजल चाहिए, तो आज की डेट में अप्रेजल होगी तो आप सेफ हो जाते हैं। बाकी कैलिफोर्निया की बात है, वो ऐसी तरक्की कर रहा है, वो एरिया आगे जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, प्लीज गो अहेड। ये ध्यान रखिए कि आप एक सही बंदे से, एक एक्सपीरियंस बंदे से जिसकी हिस्ट्री आप देख लीजिए वो अच्छी है, काम करें। नहीं तो मार हर जगह पड़ सकती है, तरक्की हर जगह हो सकती है। ये तो मैं गारंटी तो ले नहीं सकता, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। हमें मिलना चाहते हैं, हमें मिल दीजिए, हमारे जो एजेंट वहाँ काम कर रहे हैं हम वो आपको दे देंगे। आई एम बिहाइंड माई एजेंट्स, मेरे एजेंट्स के पीछे मैं होता हूँ। मुझे रात को 10 बजे, आपको पता ही है, सोना रिपोर्ट सबकी आ जाती है और मैं आपकी डबल चेकिंग हो जाती है, एक ऑडिट साहब भी हो जाता है। यू आर इन सेफ हैंड्स। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब का। एंड या जी, हाँ जी, ये है कि रेंट इंक्रीज कितना कर सकते हैं इन ईयर जीटीए में? नहीं, हर साल बदलता रहता है जी। इस बार 2.5 है लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड का, 2.5 है। अगले साल क्या होगा पता नहीं। आप रेंट इंक्रीज, मेरी सलाह है कि 3 महीने पहले नोटिस दे दीजिए। रेंट इंक्रीज का लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड 2.5% है। लेकिन अगर आपका घर या आपका अपार्टमेंट, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नवंबर 2018 के बाद हुई है, यानी कि 2019 मान लीजिए, अगर तब रजिस्ट्री हुई है उसकी, यानी कि ब्रांड न्यू है, तो आपके ऊपर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड का लागू नहीं होता रेंट इंक्रीज। तब मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप रेंट बढ़ा सकते हैं। इट हैज टू बी फेयर मार्केट वैल्यू। जी बिल्कुल जी। 4165930055 एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी पीके साहब, क्या हाल है? मेरा आपसे सवाल है रिगार्डिंग किराए के लिहाज से जो ओंटारियो लीज एग्रीमेंट है, उसमें आप फर्स्ट और लास्ट मंथ ले सकते हैं। जी, इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कोई ले सकते हैं? बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं। हम लोग मतलब रियल्टर भाई ले लेते हैं। आप लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में जाके कॉल करिए, वो बता देंगे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यस, क्योंकि लास्ट मंथ का जो रेंट है वो एज ए सिक्योरिटी ही माना जाता है। लेकिन $200-250 लोग चाबियों के ले लेते हैं, वो एक ग्रे एरिया है, उसको कई बार लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड इग्नोर कर देता है। नहीं तो आप वो भी नहीं ले सकते, पर ठीक है, $200-250 चाबी का, कीज वगैरह का वो चल जाता है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब आपका। जी शुक्रिया। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। मेरा क्वेश्चन है पीके जी से, पीके अगर इन्वेस्ट करना है प्री कंस्ट्रक्शन इस मार्केट के अकॉर्डिंगली, प्री कंस्ट्रक्शन इज गुड और रीसेल इज बेटर? अगर आप लो राइज में जा रहे हैं, टाउन होम, सेमी डिटैच, तो आई वुड गो फॉर रीसेल। इफ आई आर गोइंग फॉर लॉन्ग क्लोजिंग, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर अपार्टमेंट, हाई राइज अपार्टमेंट। ये दोनों चॉइस अलग अलग हैं, लेकिन इसलिए एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, एरिया कौन सा है। एरिया पे भी डिपेंड करेगा सर, कि रीसेल के अंदर ऐसे एरिया में चले जाएं जहां पर की रेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां सोचना पड़ेगा। लेकिन एक सिंपल फार्मूला है, आज के प्राइस के हिसाब से, आजकल के लो राइज बिल्डरों के, मैं कहता हूँ हाई हेडेड इंडेक्स की वजह से आई वुड, और प्लस प्राइस डिफरेंस की वजह से आई वुड गो फॉर लो राइज के लिए रीसेल और हाई राइज के लिए प्री कंस्ट्रक्शन। बट क्लोजिंग शुड बी मिनिमम 4 ईयर, ये ध्यान रख लीजिएगा। आप याद करेंगे मेरे को कि क्या प्रॉपर्टी लेके दी थी कि आज हमने लाख दिया था, उसके 3 लाख बने हुए 4 साल के बाद। ये देखना, कोई इसको रोक भी नहीं सकता सर। जी, ये क्वेश्चन है पीके जी, आफ्टर 6 months आई चेंज माई माइंड फ्रॉम प्रिंसिपल टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड गिवन ऑन रेंट, सो आई हैव टू इन्फॉर्म CRA, हैव टू फिल अप 100%। इनको पेनल्टी भी लग जाएगी। अगर इन्होंने कोई प्री कंस्ट्रक्शन बुक करी थी तो इन्होंने उसकी रिपोर्ट इनके लॉयर ने भेजी थी। जब इनके लॉयर ने इनसे पूछा था, जिसको स्केड्यूल 3 कहते हैं, फॉर्म 3 भी कहा जाता है, वो भर के भेजा था कि ये एंड यूजर है कि ये इन्वेस्टर है। उसमें इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि मैं एंड यूजर हूँ, यानी कि खुद रहूंगा। तो इन्होंने क्या किया था, HST सबमिट कराने को बचा लिया था। हालांकि ये गलत बात थी, क्योंकि वो डूबता नहीं है, आपका 6 महीने में वापस आ जाता है। पर फिर भी लोग क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आई बात। तो इन्होंने HST रिबेट नहीं जमा कराया था, उसके लिए इनको 365 दिन मिनिमम, नॉट इवन 364, 365 दिन इनको उस घर में रहना होता है। 6 महीने में पहले अगर इनके हालात चेंज हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सीधा CRA को कॉल करें, उनको अपने हालात डिस्कस करें, बताएं कि मेरे घर के हालात बदल गए हैं, मैं क्या करूं। 2 तरीके हो सकते हैं उस वक्त, या तो वो आपको ये बोलेंगे कि
कि आप HST जमा करा दो रिबेट और किराए पे देके हमसे क्लेम कर लो, वो आपको 6-7-8 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगा। उसको कहते हैं फॉर्म 524, जिसके अंदर आप ये सारी डिटेल भर के रेंटल की इसकी आप क्लेम कर लेते हैं, पर पहले जमा कराना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है, चांसेस ये भी हैं क्योंकि ये 6 महीने रह चुके हैं, डिपेंड करता है इनके हालात के ऊपर, हो सकता है वो एजेंट इनको कहे ओके नो वरीज आप चढ़ा दो, यूर ओके। जब वो ये कहे तो ध्यान रख लीजिएगा उस एजेंट की ID जरूर मांग लीजिएगा। हालांकि वहां पर वो चढ़ जाता है उनके सिस्टम में जब वो बात करते हैं, लेकिन अपना घर पक्का रखो, उस एजेंट की ID नंबर जरूर मांग लो, ताकि कल को कोई अगर आपको लेटर आए तो आप बोलोगे जी मैंने इस एजेंट से बात की थी और उसने मुझे गो हेड कह दिया था। कैसी लगी बात सोनम जी? पूरी क्लियर, सच्ची, सीधी सादी बात। वेरी ट्रू, वंडरफुल। हाँ जी, और पीके जी विल कंटिन्यू, आपके 1-2 पॉइंट्स हैं तो वी कैन डिस्कस दैट। हाँ, मेरे को ना वो पॉइंट्स बहुत जरूरी बताना था कि आपने देखा होगा सोनम जी, ये कई बार आपने देखा था ये कोविड के दिनों में बोर्ड लग जाते थे कमिंग सून। हाँ जी। और उसके बाद अचानक बोर्ड लग जाता था सोल्ड, और वो मार्केट में आता ही नहीं था और वो MLS में चढ़ता ही नहीं था। तो इस किस्म की और हरकतें, इसको करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा CRA ने जो एक नई पॉलिसी अनाउंस कर दी है, जिसके अंदर सीरिया ने कहा है, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने कहा है, कोई भी किसी भी किस्म की अगर मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की होती है, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, विदिन 3 डेज उसको MLS में लाना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। ये 3 जनवरी 2024 से पॉलिसी लागू हो रही है और इसके अंदर जो मिसयूज किया जाता था सेलर्स को, सेलर जो जिसे कहते हैं, मैं इसको वर्ड कैसे यूज करूं, ये यानी कि ये जो है ना, ये पॉलिसी ये डिस्क्लोजर को इम्प्रूव कर रही है, कंसर्न रिक्वायरमेंट को इम्प्रूव कर रही है बिटवीन सेलर एंड द रियल्टर। क्योंकि कई बार सेलर को पता ही नहीं होता था कि इसका मतलब क्या है। वो सोचता था चलो जी कमिंग सून से एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो रियल्टर वो कमिंग सून लगा के अपने क्लाइंट इकट्ठे कर रहा है। अच्छा, अपने क्लाइंट इकट्ठे कर रहा है, उससे क्या हुआ कि सेलर को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर वो MLS से चढ़ जाता है तो कम से कम उस एरिया में 100-150 रियल्टर हैं जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और नहीं चढ़ता MLS में तो अकेला रियल्टर जो डिजिटल लिस्ट किया है वो अपने क्लाइंट ही ला के बेच रहा है। तो यानी कि चांसेस ये है कि सेलर को पूरा प्राइस ना मिले। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो MLS में इज टू बी प्लेस्ड ऑन MLS विदिन 3 days ऑफ इट बीइंग पब्लिकली मार्केटेड। वेरी नाइस। ये ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी और बिल्कुल क्लियर करने के लिए सीधे ये पॉलिसी लाया है, जो कि मैं शेयर करना चाहता था सबके साथ। 2 क्वेश्चन हैं पीके जी। एक तो कहा है कि HST कितनी पे करनी है ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया जी। उन्होंने क्वेश्चन किया HST तो ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर 99% जुड़ी होती है, वो आपको क्लियर हो जाता है। HST रिबेट होती है, ये जो वापस की जाती है, ये HST रिबेट होती है जो आपको HST के बाद वापस आपके प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाए। मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 4 लाख की ली, मैं और चलो आजकल तो 4 लाख रहा ही नहीं, वैसे 4 लाख मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसकी लिमिट 4 लाख तक है। तो 4 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी आपने ली तो उसके अंदर आपने 13% HST दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है। मतलब लगभग 52 तो नहीं रहती, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो 3,48,000 के ऊपर, 3,48,000 नहीं बनता, 350 के करीब बनता है। 350 के ऊपर आपने 13% दिया तो लगा लेते हैं हिसाब किताब। अगर 350 में कोई प्रॉपर्टी ली, उसको अगर 13% ऐड करें तो वो 45,500 हो गया, तो वो लगभग 3,95,500 की प्रॉपर्टी हो गई। तो 3,50,000 का जो बेसिक वैल्यू थी उसके ऊपर CRA ने 13% ऐड कर लिया था बिल्डर ने, और माइनस आपको उन्होंने रिबेट दे दी थी, उसी के ऊपर रिबेट दे दी थी आपको उन्होंने। आपको रिबेट ऑलरेडी मिल चुकी थी एज ए एंड यूजर। रिबेट क्या मिली थी आपको? 2 किस्म के टैक्स होते हैं, एक प्रोविंशियल होता है, एक फेडरल होता है। ठीक है जी। प्रोविंशियल फेडरल जो है 5% है और फेडरल 8% है, ये उन्होंने टैक्स लिया था। फेडरल में उन्होंने आपको जो डिस्काउंट दिया था HST का, वो 24,000 का दिया था, बट टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 75% ऑफ प्रोविंशियल पोर्शन। और फेडरल में उन्होंने 5% दिया था उसकी बाइंग का, टू ए मैक्सिमम ऑफ 6,300। ये आपको उन्होंने दिया था। जब आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हो खरीदते ही विद इन ए ईयर, तो ये HST रिबेट आपको वापस करनी पड़ जाती है CRA को, क्योंकि उन्होंने रिबेट दी थी आपके प्रिंसिपल घर के लिए और आपने उसको यूज नहीं किया, आपने उससे खिलवाड़ किया और उसने अपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो आपको वापस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को में रहते भी नहीं है और उसको किराए पे चढ़ा देते हैं मिनिमम 365 डेज, तो पहले तो आपको HST वापस करनी पड़ेगी रिबेट ये वाली। फिर आप उसके अंदर फॉर्म 524 प्लस रेंटल एग्रीमेंट प्लस स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जिसमें लिखा जाता है कि आपने HST जमा कराई रिबेट, और प्लस आपके ओनरशिप के कागज, ये अगर जमा करा देते हैं आप अपने CRA को जमा कराइए थ्रू लॉयर्स या अकाउंटेंट, खुद मत करिएगा। तो वो पैसा जो आपने दिया था वो आपको विद इन 6-7 वीक्स, 8 वीक के अंदर वापिस आ जाता है सारा पैसा। जब आपको सारा पैसा वापिस आ जाता है तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो CRA के आगे? मुझे समझ नहीं आती ये बात। क्योंकि या तो इनको गाइड प्रॉपर्ली नहीं किया गया, या इनको किसी ने समझाया नहीं कि सच बोल के भी सारे काम हो जाते हैं जिंदगी में। सही बात। हमें आते पड़ी हुई है झूठ बोल के ही काम करना है। सही है।
बाद में फिर पेनल्टियां देनी पड़ जाती हैं, फिर बाद में आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, फिर बाद में आप ढूंढते हैं अपने लॉयर को, अकाउंटेंट को या पीके सब्बरवाल को, बचाओ पहले किसी ने गलत सलाह दे दी। तो बात हम तो यहाँ तक भी अपने क्लाइंट्स को कह देते हैं भैया 24,000 जरूर जमा करा दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो हम तुम्हारे लिए इंतजाम कर देते हैं 24,000 का, लेकिन सच बोल के काम चलाओ, झूठ मत बोलो। सीआरए आजकल इन चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, वो हर प्रॉपर्टी को चेक कर रहा है, और ना भी चेक कर रहा हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस बात को क्लियर करो। जी वंडरफुल, थैंक यू, बहुत बढ़िया पीके जी, दैट वाज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन। आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा तो बड़ा अच्छे तरीके से आपने एलेबोरेट किया है, तो ही मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। जी 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 जी, और पीके जी जाने से पहले अभी 2 मिनट रह गए हैं, वेरी स्ट्रेंज टाइम फ्लाइज। जी, कोई प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ट्यूसडे को हमारी टीम बैठती है, हम लोग करते हैं 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमें कल मिले जब हम बैठे, तो मोर देन 500। और आपको पता है हमारी टीम सब्बरवाल सिर्फ AA और AAA प्रोजेक्ट भेजती है, दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ हम हाथ भी नहीं डालते। हमसे चाहे बिल्डर नाराज हो जाए बेशक, हम हाथ नहीं डालते। तो मैं ये कहूंगा कि हर किस्म के प्रोजेक्ट हमारे पास है, महंगे से महंगे, सस्ते 10-10, 15-15, 20-20 मिलियन वाले भी कांडो हमारे पास, और 4 लाख से स्टार्ट होने वाले कांडो भी है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कितने स्ट्रॉन्ग है। और प्लस हमारे पास टाउन होम्स भी है, सेमी अटैच भी है, डिटैच भी है, 2 महीने की क्लोजिंग वाले भी हैं और 2-2.5 साल की क्लोजिंग वाले भी हैं। जी, आप सिंपल बात है, हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए विद योर नेम एंड ईमेल एड्रेस। ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी है, और हम आपसे कांटेक्ट करके आपको सारी डिटेल भेज देंगे जो भी आप मांग रहे हैं। मीटिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी हमें टेक्स्ट मैसेज डालिए, मैं अभी नंबर दूंगा। प्लीज मैं बता दूं, जिस सज्जन का टेक्स्ट मैसेज के ऊपर नाम नहीं आता और ईमेल एड्रेस नहीं आती, हम उनको जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर हमें आपकी आइडेंटिटी नहीं पता तो हम आपको क्यों आंसर दें। तो इसीलिए आप जब टेक्स्ट मैसेज देते हैं अपना नाम जरूर लिखिए और ईमेल लिखिए, अगर लिख सकते हैं ईमेल तो नाम तो जरूर चाहिए। हम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे और आपको डिटेल भेजेंगे। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं, हम मीटिंग स्केड्यूल हमारा असिस्टेंट हमारा ऑफिस कर लेगा। वील हैव 1-to-1 मीटिंग, नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस। आपको हम दोबारा कांटेक्ट भी नहीं करते, आपको 1 घंटा समझाकर 45 मिनट हम भेज देते हैं। घर जाके सोचिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको कॉल नहीं करेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हमारा नंबर है 647-299-4757। I repeat, 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सोनम जी। थैंक यू पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया।